गरीब आदमी, कोई औरत, महिला या पुरुष घरों में जाके काम करते थे, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, अपने परिवार को पालते थे। आज जो है ना 80% लोगों ने घरों में उन लोगों को बंद कर रखा है, जिनसे उनके ऊपर रोजी रोटी का एक भयंकर जो ना संकट में मानता हूँ उसको वो झेल रहे हैं और उनका जीवन बड़ा कठिन गुजर रहा है। उसी प्रकार से जो रेडी वाले थे, अब ये फ्रूट वाले, सब्जी वाले बेचारे, इनमें काफ़ी पॉजिटिव पाने की वजह से लोग इनसे भी दूरियां बढ़ाने लग गए। अब जैसे मैं लोगों से सुनता हूँ, वो लोग सब्जी खरीदना बंद कर दिया, डायरेक्ट जो है ना या तो दाल सब्जी वगैरह में ज़्यादा वो करने लगे, सब्जियाँ कम खाने लग गए डर से भाई कोई सब्जी वाले के माध्यम से कोई पॉजिटिव ऐसा संक्रमण ना फैल जाए। तो इन सबको काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। छोटे दुकानदार हैं, अब वो रोटेशन बेस पे दुकानें खोली जा रही हैं, आधी दुकानें आज आधी इस प्रकार से, तो उसमें अल्फ़ाबेटिक बेस पे उनका नंबर डाल के जो कर रहे हैं, नेचुरल उन दुकानदारों को, क्योंकि छोटे दुकानदार, उनकी छोटी आमदनी भी कम, तो सबको कठिनाई झेलनी पड़ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। सर, सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासती योजना शुरू करी है, काफ़ी सारे किसान और संगठन इसके विरोध में हैं, आप विरोध में हैं, समर्थन में हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पानी एक समस्या है आने वाले समय में, इसमें नो डाउट। लेकिन जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो एक हुक्म सुनाकर, एक फरमान जारी करके किसान को अचानक, किसान तो बेचारा पहले से ही मरा, और जिस प्रकार से ये 19 डार्क जोन घोषित करके इसमें जीरी की फसल के लिए जो 50% कटौती करके जो अपना फरमान सुनाया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसके लिए पहले से बहुत प्लानिंग करनी चाहिए थी और किसान को प्रिपेयर करना चाहिए था कि वो उसमें क्या क्या फसल उगा सकता है और उसके लिए उसको सुविधा देनी चाहिए। ये मात्र 7,000 रुपये देने से किसान का, किसी इंसान ने पट्टे पे या किराए पर ज़मीन ले रखी है जिसका आपके यहाँ एरिए में तो 50,000 रुपये, तो 7,000 रुपये से क्या होना है, तो बेचारा किसान मर जाएगा। तो सरकार ने ये बगैर सोचे समझे, क्योंकि हमारे यहाँ की समस्या क्या है, किसान से संबंधित कोई योजना बनाई जाती है, कोई वो की जाती है, उसमें किसान संगठनों से प्रॉपर राय नहीं ली जाती। मेरा ये मानना है, इस प्रकार की कोई योजना जो किसान से संबंधित योजना होती है, उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे राय मशवरा करके इस प्रकार का निर्णय सरकार को लेना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ब्यूरोक्रेसी वहाँ दफ्तर में इसी रूम में बैठकर, जिन्होंने कोई ना तो ये पता कि किस प्रकार से खेती की जाती है, क्या क्या कठिनाई होती है, किस प्रकार किसान इतने महंगे रेटों में ठेके पर ज़मीन लेता है, उसको किस प्रकार से बिजाई करता है, क्या क्या उसके अंदर खर्चे होते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम। और वो लोग जो है ना किसान के लिए स्कीमें, योजनाएँ लागू करते हैं, तो वो की योजनाएँ कैसी होंगी, सोचने की बात है। और वो आप लोगों के सामने है भाई किस प्रकार से किसान, पहले ही किसान मरे पड़े, आज हर जगह आज सरकार दावे कर रही है। मैं सुबह, आज मैंने करीबन 15-20 आड़तियों से बात की, 30-40 किसानों से गांव में बात की मेरे, वे जो ये बात करते हैं हमने पैसा दे दिया, मात्र अभी तक 10% लोगों को भी पैसा नहीं मिला गेहूँ का। मेरे एरिए की मैं बात करूँ, सरसों का पैसा अभी तक बकाया पड़ा है, और एक जो प्रोसेस सरकार ने देने का, पहले आड़ती के पास, फिर वो वापस सरकार के पास, फिर उसको ट्रेजरी से पास करा कर, जिस प्रकार से एक लेंथी प्रोसेस सरकार ने बनाई, वाकई में किसान के साथ एक खिलवाड़ है। मैं आज, मेरे पास सुबह एक फ़ोन आया था दादरी से, वहाँ 15 तारीख से आपने भी सोशल मीडिया में, उसमें न्यूज़ में देखा होगा, किसान धरने पे बैठे। ये भावांतर भरपाई योजना जो, ये कितना बड़ा एक मजाक किसान के साथ। मेरे वहाँ एक किसान से बात हुई, वो एक बड़ा सब्जियों का एक नया क्रांति लाने का एक काम, रमेश पंगाल नाम का एक किसान, जिसने वहाँ ज़मीन ठेके पर लेकर काफ़ी टमाटर की खेती को वहाँ काफ़ी प्रोत्साहित किया लोगों को, उसमें ले जाने का काम किया है।
उसकी 8400 क्विंटल टमाटर जिसको उसने रजिस्टर्ड करवा रखा था, उस पे जो भावांतर योजना में जो उसको लाभ मिला है वो 460 रुपये का उसको मात्र। कितना बड़ा एक मजाक किसान के साथ भावांतर। इन पोर्टल से किसान का हल नहीं होने वाला जब तक किसान की बेसिक क्या लागत है और क्या उसका है। ये एफपीओ फार्मर प्रमोटर ऑर्गेनाइजर एफपीओ करके कोई वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ 500 पहले 1000 और सरकार लेने की बात खट्टर साहब कर रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं। आज किसान खुद अवेयर इतना है, वो अपनी फसल को और अपने पैदावार करने में सक्षम है। ये ड्रामे से काम नहीं, किसान की हालत नहीं सुधरने वाली। किसान को अपने उस योजनाओं में भागीदार बनाकर उससे क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो लागू सरकार को करनी चाहिए। सर, एक हरियाणा के अंदर शराब घोटाले का मामला बड़ा फेमस हो रहा है। देखिए, यहाँ तो घोटाले ही घोटाले हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। जब ये सरकार आई, इन्होंने बड़े बड़े ये कर देंगे वो कर देंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ काफ़ी वो की, और उसमें वो जो अधिकारी उसके चहेते थे, खंडेलवाल का नाम उठ रहा, टीसी गुप्ता का नाम उठ, और वो उन इंक्वायरियों में सीबीआई की जांच में शामिल हैं। सभी के अगेंस्ट जांचें चल रही हैं, आपको मालूम होगा, शायद आप मीडिया के साथी हो। और आज उसमें 3 नाम जो है ना हमारे विद साहब ने भेजे, अनिल विद जी ने। उसमें था खेमका जी का नाम, संजीव कौशल जी का नाम और टीसी गुप्ता जी का 3 नाम पैनल में भेजे। आप सब जानते हैं, नहीं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। खेमका जी एक ईमानदार अधिकारी, संजीव कौशल जी बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, और टीसी गुप्ता के बारे में तो कहना ही क्या है। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उन ईमानदार अधिकारियों को छोड़कर जो जिसके बड़े बड़े कारनामे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है टीसी गुप्ता के इतिहास के बारे में, आप सब जानते हैं। टीसी गुप्ता साहब को उसका जो ना कमेटी का इंचार्ज बना के लीड करके उसको जांच के लिए आदेश दिए। यही तो बातें हैं जो सब दर्शाती हैं। ये सब ढकोसले जो ईमानदारी का बड़ा बड़ा एक चोला पहनकर हमारे मुख्यमंत्री जो करते हैं, मैंने कुछ पुराने चिट्ठे उसी बात का तो सबूत था। और आज मैं बताऊं, मेरे सामने अभी एक दादरी की माइनिंग का बहुत बड़ा केस है, और उस माइनिंग में जिसने वहाँ वो एक ठेकेदार और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हरियाणा का, जिसने अभी सीएम रिलीफ फंड में कई करोड़ रुपए दिए हैं, वहाँ बड़ा पिछली सेटिंग में पिछले मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ में बड़े बड़े जो ना टेंडरों में बड़े बड़े हेर फेर किए उसने। माइनिंग में 90 करोड़ रुपए उस कंपनी का बताया माइनिंग डिपार्टमेंट का, और आज उसको हाई कोर्ट ने क्लियर कट उसको डिसमिस करके उसके केस को उसको फॉरफिट करके उसकी 10 करोड़ की अर्नेस्ट मनी करके उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट का डिसीजन है। और हमारे माइनिंग एसीएस महोदय ने उसकी हीरिंग देकर नए सिरे से उसको जोड़ दो। और वो एसीएस महोदय कौन है? जो एसीएस पहले उसमें मेरे पब्लिक हेल्थ में थे, शरण साहब, समझ गए हो गया आप। यानी अब वो नया खेल करके उस ठेकेदार है मिलकर बहुत बड़ी, जिसमें 90 करोड़ रुपए जिस एजेंसी के खिलाफ, जिस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हो गए, उसको अंदर करना चाहिए था, उसको हीरिंग देकर नए सिरे से उस घोटाले का। इतने घोटाले कर रहे हैं। किसानों की आज जो दशा है ये आप सबके सामने, ये सिर्फ दिखावे की सरकार है। इसको आपने मजदूरों का देखा होगा, रोज बड़े बड़े दावे करते हैं हम इतने मजदूरों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आपके यमुनानगर सर, ये प्रवासी मजदूरों की जो अभी चल रही है कि विकराल रूप धारण किया हुआ है, इसके बारे में मैं कल एक सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि यहाँ से प्रवासी मजदूरों को 4 बजे पानीपत में बुलाया, और उनको 4 बजे बुलाकर बेचारे वो 4 बजे भूखे तिसाए भूखे पैसे आके वहाँ बैठ गए। 8 बजे उनको बस में बिठाया गया, और बस में बिठाने के बाद में वो 2 बजे यहाँ से बस चलती है, और 2 बजे बस चल के और वो जाके रास्ते में सनोली रोड पे कहीं उस पर उसको रोक दी। वहाँ 4 घंटे खड़े रखने के बाद में और वो बस को वापस घुमा के 6 बजे वापस पानीपत में उतार। वहाँ जब वो चली, डीसी महोदय अधिकारियों ने अपने फोटो तरवाए, अखबार में खबर छप गई और वो घुमा के वापस। ये इनका हाल है।
शिवाय अखबार के जितने ज़्यादातर अधिकारी अपने नंबर बनाकर फोटो उतार कर यहाँ अखबारों में मीडिया को देने के अलावा इतना बुरा हाल, मैं ये देश का दुर्भाग्य है। मैं परसों मेरे एक सोशल मीडिया पर एक पुरानी क्लिप देख रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी एक स्पीच दे रहे थे पीएम बनने से पहले कि आने वाले समय मित्रों, आने वाले समय में इन हवाई जहाज़ों में एक गरीब आदमी चलेंगे। आपने भी अगर वो क्लिपिंग सुनी हो, ये खाली अमीरों के लिए नहीं, चप्पल पहनने वाला एक गरीब हवाई जहाज की यात्रा है। आज कितना बड़ा विदेशों से कोरोना पॉजिटिव कुवैत से जो अभी आए 28 के 28 वो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनको तो विदेशों से लेकर हवाई जहाज में यहाँ लाया जा रहा, जो मेरे यहाँ प्रवासी जिनका इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। मैं जानना चाहता हूँ आज कितनी फैक्ट्रियाँ काम पे चले उनके बगैर, जिसका निर्माण इस देश के निर्माण में, इस देश की प्रगति में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, आज उनके साथ, उस गरीब के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, मीलों मील, सैकड़ों हजारों मील चल के पैदल अपने, वो पैदल जाने से भी तरसते, उसके लिए भी लट खाने पड़ रहे हैं उनको। चलो सुविधा नहीं दे सकते, कम से कम उस गरीब को पैदल जाने का उसका हक तो दे दो। उसके लिए भी उनको लाठियाँ, उनके ऊपर किस प्रकार का ये रवैया किया जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय काम है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहाँ हम जय भारत, भारत माता का जयकारा बोलते हैं, क्या वो इस प्रदेश के वासी नहीं हैं? उनका सबसे बड़ा योगदान है हमारी ये सड़कें जिस पे हम चलते हैं, ये बड़ी बड़ी मिलें जो चलती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो पुलें बनाते हैं, नहरें बनती हैं, जो जो डेवलपमेंट है उसके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं। आज उनके साथ क्या है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और ये एक कटु सत्य है जो आप सबके सामने, ये कोई राजनीति बातें नहीं। तो सरकारों को बैठे राज के में बैठे जो मंत्री, मुख्यमंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार एक तरफ वो भाषण दे के बड़े बड़ी बातें ढकोसले करने का काम करते हैं, और यहाँ गरीब के साथ इस प्रकार भावांतर योजना के नाम पर हम खड़े होंगे उसके साथ, हम आंदोलन करेंगे उसके साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर किसान को मरने नहीं देंगे। ये मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अपने इस तानाशाही रवैये को बदलकर किसान के बारे में सोचे और उसकी सच्ची, ये खाली योजनाएं बनाने से, पोर्टल करने से ना तो रोजगार मिलने वाला है, ना किसान को कुछ लाभ होने वाला है। धरातल पे आकर उसके ऐसे प्रारूप तैयार करें जिससे किसान को, गरीब को, मजदूर को, बेरोजगार को, छोटे व्यापारी को कुछ सुविधा मिले। तो मैं यही सब कहना चाहता हूँ कि सरकार का ये तानाशाही रवैया इनको बंद करना चाहिए, और जो ये मीठी मीठी घोषले बात करते हैं उसको धरातल पे उतार के